नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपकी चैनल लियो स्टोरी टेलर में। तो एपिसोड 2 में ये दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा डिनर टेबल अच्छे से सेट किया गया होता है और एमा वहां आती है और देखती है कि उस टेबल के ऊपर कोनी की लाश होती है और एमा देख के घबरा जाती है। और तभी एक डेमन एमा को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। लेकिन डरो मत गाइस, ये तो बस एक सपना है एमा का। फिर सुबह सारे बच्चे मिलकर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं और एमा देखती है कि मदर इज़ाबेला बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है, जैसे कि वो कुछ जानती ही नहीं। फिर वो देखती है नॉर्मन वहाँ से आ रहा होता है। वो भी बिल्कुल ठीक ठाक ही होता है, जैसे कि वो पहले ही था। और वो एमा के ओर आते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। ये सब देखकर एमा दंग रह जाती है और नॉर्मन एमा के पास से जाते वक्त कहता है, स्माइल एमा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक कमरे में जहाँ नॉर्मन और एमा दोनों बातें कर रहे होते हैं। एमा कहती है कि क्या तुमने मामा का देखा, वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो कुछ जानती ही नहीं। और नॉर्मन कहता है, बिल्कुल ठीक, हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है, नहीं तो मम्मा को डाउट हम पे आ सकता है, क्योंकि लास्ट नाइट हमने गलती से बनी को वहीं छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने हमें वहाँ देखा नहीं, फिर भी वो हम पे शक कर सकती है। सो स्माइल एमा। फिर नॉर्मन कहता है कि याद करो एमा कि डेमन ने क्या कहा था। उसने कहा था कि कोनी एक 6 साल का नॉर्मल क्वालिटी है। और मुझे याद है कि आज तक के सारे भाई बहन हमारे जो थे वो 6 से 12 साल के अंदर ही शिफ्ट किए गए हैं। अगर 6 साल का नॉर्मल क्वालिटी है तो हाई क्वालिटी का होगा जरूर 12 साल का। तभी एमा कहती है कि फिर उन स्कोर्स का क्या, वो डेमन्स जो बता रहे थे उन्हें हमारे स्कोर से क्या लेना देना, स्कोर से उनका क्या फायदा, क्या वेट या फिर क्वालिटी ऑफ मीट। तभी नॉर्मन कहता है कि नहीं, ब्रेन, जिसका जितना अच्छा स्कोर उसका ब्रेन का क्वालिटी उतना अच्छा और वो उतना ही ज्यादा टेस्ट करेगा। दैट मीन्स जिन लोगों का स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं है उन्हें 6 साल में ही डेमंस के पास भेजा जाता है, और जिन लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है उन्हें 12 साल तक अच्छे से संभाल के रखा जाता है, और वहीं हाई क्वालिटी के ब्रीड से। सो उसके हिसाब से अगली शिपमेंट 2 महीने बाद होने वाली है और उन लोगों को उन्हीं 2 महीने के अंदर ही एस्केप करना होगा। और फिर वो लोग आखिरकार फेंस के पार जाते हैं और देखते हैं वहाँ एक बड़ा सा वॉल होता है। एमा पेड़ पे चढ़ती है और देखती है कि वो वॉल 2 से 3 मीटर चौड़ा है और उस पर कोई गार्ड भी नहीं है। तभी वो प्लान करते हैं कि वो लोग रोप के मदद से उधर जाएंगे। फिर तुरंत ही बेल बज जाती है और वो लोग वापस चले आते हैं। तभी मार्क रोता हुआ मदर इज़ाबेला को कहता है कि वो नायला के साथ खेल रहा था और फॉरेस्ट में नायला से अलग हो गया। उसने ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो ढूंढ नहीं सका। तभी मदर इज़ाबेला एक पॉकेट वॉच निकालती है और देखती है और स्माइल करती है और फिर मार्क को चुप कराती है। फिर वो अकेले ही नायला को ढूंढ के ले आती है। तभी नॉर्मन कहता है कि मॉम उसे ऐसे ले आई जैसे उन्हें पता था कि वो कहाँ है। और एमा कहती है कि हाँ, आज तक चाहे हम कहीं भी छुप जाएं वो हमें ढूंढ ही ले आती है, जैसे कि वो इसमें माहिर हो। तभी नॉर्मन कहता है कि इसका मतलब वो कोई पॉकेट वॉच नहीं बल्कि एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं इम्प्लांट किया गया है। और रात को दोनों बात कर रहे होते हैं। नॉर्मन कहता है कि रोप कहाँ से लाए, इसके लिए मैंने सोच लिया है, आज रात को आ जाना। और एमा कहती है कि उस ट्रैकिंग डिवाइस को क्या, अगर मम्मा ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा। नॉर्मन कहता है कि डरो मत, मम्मा तभी जानती है जब ट्रैकिंग डिवाइस वो चेक करती है, हम तभी एस्केप करेंगे जब उनके पास ट्रैकिंग डिवाइस नहीं होगा। तभी डॉन नॉर्मन को किसी काम से बुला लेता है और एमा घर की दीवार पर जहाँ पहले कोनी की ड्राइंग हुआ करता था वहाँ देखकर थोड़ा सा सैड हो जाती है। तभी वहाँ मदर इज़ाबेला एक स्कैरी लुक देकर एमा को कहती है कि क्या हुआ एमा, तुम थोड़ा सा डल दिख रही हो, आज सुबह भी तुम थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी, तुम ठीक तो हो ना। एमा अपने अंदर की हालत छुपाकर एक्टिंग करके कहती है कि नहीं मम्मा, मैं सोच रही थी बहुत जल्द मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे इस घर को और आपको छोड़ के नहीं जाना। और वो तुरंत मदर इज़ाबेला के गले से लिपट जाती है और कहती है कि मैं आपको और इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ मॉम। ये सब नॉर्मन छुप के देख रहा होता है और डर जाता है। तभी रे आ जाता है और कहता है कि मॉम डिनर रेडी है, और फिर नॉर्मन उन सबको बुला कर ले जाता है। तभी इज़ाबेला पूछती है कि क्या तुम दोनों कल उस गेट के पास गए थे। दोनों बिल्कुल कूल होकर कहते हैं कि नहीं मम्मा, हमें पता है कि ये रूल के खिलाफ है तो हम वहाँ नहीं गए।
और फिर रात में चुपके से वो दोनों बेसमेंट पे रखे टेबल क्लॉथ्स को ले जाते हैं और फिर सुबह दोनों फॉरेस्ट के वॉल के पास एक पेड़ में उन टेबल क्लॉथ्स को छुपा देते हैं। एमा नॉर्मन से कहती है कि हमें रे को सब कुछ बता देना चाहिए और नॉर्मन कहता है कि हाँ, वो ज़्यादा पैनिक भी नहीं होगा और वो मशीन्स की जानकारी भी रखता है जो कि हमें ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन मैं उसे खुद बता दूंगा। तभी रे आ जाता है और उन दोनों को पकड़ के कहता है कि उस दिन उस गेट के पास तुमने क्या देखा था और जब तुम लोग आए तुम लोगों के हाथ में वो बनी भी नहीं था और तुम लोग तब से थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहे हो। और एमा और नॉर्मन रे को सब कुछ बता ही देते हैं। रे कहता है कि ठीक है, तो फिर हम प्लान करेंगे कि हम तीनों यहाँ से कैसे एस्केप करें, लेकिन एमा कहती है कि नहीं, हम सबके साथ जाएंगे। तभी रे कहता है कि समझने की कोशिश करो एमा, डेमंस ने क्या कहा था कि ये एक फार्म है, दैट मीन्स इसके चारों ओर और भी डेमंस है और भी फार्म्स है, इसके बाहर कोई इंसान नहीं। लेकिन एमा फिर भी जिद करती है कि वो सबके साथ ही जाएंगी और रे नॉर्मन को कहता है कि समझाओ उसे, वो पागल हो गई है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। नॉर्मन स्माइल करके कहता है कि मैं खुश हूँ, ऐसे बुरे हालात में हम सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो सबके बारे में सोच रही है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। और रे चुप हो जाता है। फिर सब जब वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि ऑर्फनेज में एक न्यू बेबी आई हुई थी और उसके साथ मदर इजाबेला ने एक अदर केयर टेकर सिस्टर क्रोन को हायर कर चुकी है। ये देखकर नॉर्मन और एमा और रे एक नई एनिमी की वजह से परेशान हो जाते हैं और एपिसोड 2 यहीं पे होता है खत्म। अब एपिसोड 3 में ये दिखाया जाता है कि एमा, नॉर्मन और रे तीनों लाइब्रेरी में सीक्रेटली बातें कर रहे होते हैं कि अगर उन्हें एस्केप करना है तो उन्हें पहले उसी ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढना होगा, नहीं तो वो लोग अगर एस्केप कर भी लेंगे तब भी डेमंस उनके पीछे पड़ सकते हैं। और इधर मदर इजाबेला सिस्टर क्रोन जो कि दूसरे प्लांट से आई है, उन बच्चों पे नज़र रखने के लिए कहती है जिनका हाई स्कोर है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों का हाई स्कोर है उन्हीं में से कोई उस दिन उस ट्रक के पास गया है। तो सिस्टर क्रोन कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें हेडक्वार्टर्स को ये सब बताना होगा। तभी मदर इजाबेला कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि उन लोगों को शिपमेंट के टाइम तक तुम उन लोगों पे नज़र रखो ताकि शिपमेंट से पहले वो लोग भाग ना जाए, क्योंकि वो लोग हाई क्वालिटी के गुड्स हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिस्टर क्रोन के बारे में बता दूं, सिस्टर क्रोन यूं जिंदगी भर असिस्ट होना नहीं चाहती थी और मॉम की पोजीशन चाहती थी, तो इसीलिए उसका टारगेट यही होता है कि अगर वो बच्चों को बाहर निकाल देगी या फिर अगर डेमंस और फार्म के बारे में बच्चों को पता है, ये बात हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा देगी, तो ये सारा इल्जाम आएगा इजाबेला पर और उसे मॉम के पोजीशन से निकालकर सिस्टर क्रोन को मॉम के पोजीशन पे रखा जाएगा। इधर रात को एमा ऑर्फनेज में आई हुई न्यू बेबी को पूरी तरह से डिटेक्ट करती है, लेकिन वो कुछ नहीं पाती और गिल्दा कहती है कि उसके कान में कोई बगबाइट का निशान है क्या, उसे जरा सा देखो। एमा के दिमाग पर तभी आता है कि हाँ, यही वो डिवाइस है, क्योंकि सारे छोटे बच्चों के कान में ये निशान उसने पहले भी देखा है, लेकिन बड़े बच्चों के कान से ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो गए हैं और एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेमंस के लिए ये इजीली रिमूवेबल है। तभी गिल्दा को एमा पे उसके स्ट्रेंज बिहेवियर के लिए डाउट होता है और नेक्स्ट डे फिर से वो तीनों बात कर रहे होते हैं कि ठीक शायद यही वो डिवाइस है। और रे कहता है कि अगर हम इस डिवाइस को के साथ छेड़खानी करें तो मैं भी मामा को उनके पास हाई टेक्नोलॉजी चीज़ों के वजह से पता चल जाए, और अगर हम अपने कान भी काट दे तब भी मॉम इससे डिटेक्ट कर लेगी। रे कहता है कि तुम लोग कम्प्लीटली ये बात मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि वो मशीन्स के बारे में अच्छा जानकारी रखता था और वो कुछ न कुछ कर ही लेगा। तभी वो लोग बच्चों के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं कि बच्चे उनके साथ नहीं भाग सकते, इसलिए बच्चों को वो लोग गेम ऑफ टैग खेलने के बहाने ट्रेनिंग देंगे और फिर ट्रेनिंग शुरू कर दिया जाता है, जहां उन्हें तेज से भागना, फेक फुटप्रिंट्स बनाना, विंड को चेक करना, आवाज़ सुनकर एनिमी के आने का पता करना, ये सब सिखाया जाता है, जिसमें सारे बच्चे धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो एक दिन सिस्टर क्रोन सबके साथ खेलने को कहती है, जो कि एमा, नॉर्मन और रे का दुश्मन सिस्टर क्रोन की स्ट्रैटेजी जानने का अच्छा मौका था। सिस्टर क्रोन बच्चों का स्ट्रैटेजी समझ लेती है और धीरे धीरे सारे बच्चों को पकड़ लेती है। ये सब देखकर नॉर्मन, रे और एमा जान लेते हैं कि उनका दुश्मन बहुत तगड़ा है। जब सिस्टर क्रोन दो बच्चों को पकड़ने जाती है तभी एमा उन दोनों को पकड़ के भागती है और एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। तभी सिस्टर क्रोन विलानी स्टाइल में कहती है कि एमा, तुम्हें पता है
कि नॉर्मन का वीकनेस क्या है, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ। यही कि बचपन से ही वो बहुत वीक है। रे बहुत जल्दी गिव अप कर देता है और तुम्हारा वीकनेस है तुम्हारा साफ दिल। अगर तुम उस दिन उस रात को थी गेट के पास, जो हुआ तुमने देखा था, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसे पकड़ लेती है। आखिर में सिर्फ नॉर्मन और रे रह जाते हैं और टाइम सिर्फ 8 मिनट 30 सेकंड होता है और फिर रे आता है और कहता है कि टाइम अप। दैट मीन्स कि वो दोनों जीत गए और इससे सिस्टर क्रोन समझ जाती है कि यहाँ के परफेक्ट स्कोरर्स कौन है। गेम के बाद एमा, नॉर्मन, रे नोटिस करते हैं कि अगर क्रोन को डाउट है उन तीनों के ऊपर तो वो कुछ कर क्यों नहीं रही है। शायद मॉम ने उसे मना किया है कुछ करने को। और नॉर्मन नोट करता है कि कुछ दिनों से मदर इजाबेला जो उनको सस्पेक्ट करती थी वो अब बिल्कुल रिलैक्स है, जैसे उसे इन तीनों का मूव्स के बारे में पता है। फिर एमा कहती है कि क्या ट्रैकिंग डिवाइस के अलावा और कोई डिवाइस है, तो नॉर्मन और रे दोनों कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब हम सारे बच्चों में से कोई उन्हें इन्फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे एपिसोड 3 होता है खत्म। फिर एपिसोड 4 में ये दिखाया जाता है कि नॉर्मन और रे एमा को टैग गेम को टीम में खेलने को कहते हैं, क्योंकि अलग अलग भागने से बच्चे मारे जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 100 साइंस याद रखना होगा ताकि बिना कुछ कहे सिर्फ इशारे से वो लोग सब कुछ समझ जाएंगे। और नॉर्मन कहता है कि हमें डॉन और गिल्दा को सच्चाई बतानी होगी ताकि वो दोनों भी टीम को लीड कर सके। तो रे कहता है तो इन्फॉर्मेट का क्या होगा, तो नॉर्मन कहता है कि वो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम वो मुझ पर छोड़ दो। और फिर सबकी ट्रेनिंग शुरू कर दिया जाता है और सब खेल खेल में ही सारे ट्रिक्स समझ जाते हैं। खेल के बाद नॉर्मन रे को पूछता है कि ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ने में क्या कुछ इम्प्रूव हुआ है, तो रे कहता है कि हाँ, मुझे और 10 दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में। तो नॉर्मन कहता है कि तो ठीक, हम दोनों 10 दिन बाद ही एस्केप करेंगे। तो एमा और रे चौंक जाते हैं कि इतने जल्दी वो लोग एस्केप कैसे करेंगे। और रे कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोनी को गए हुए केवल 2 हफ्ते ही हुए हैं और अगली शिपमेंट 2 महीने के हिसाब से होना है और अभी हमारे पास 1.5 महीने और है। तो नॉर्मन कहता है कि यही सोचने में तो मम्मा हमें मजबूर कर रही है, लेकिन हमें उन्हें मात देना होगा क्योंकि वो जल्दी से जल्दी हमें शिप करना चाहेंगी। और फिर रात को एमा और नॉर्मन डॉन और गिल्दा को पूरी तरह से सच्चाई ना बताकर केवल यही कहते हैं कि आज तक सारे बच्चों को बुरे लोगों को बेच दिया गया है। और डॉन पहले ये यकीन नहीं करता, लेकिन गिल्दा कहती है कि ये सब सच है क्योंकि ये दोनों उस दिन गेट के पास गए थे और एमा मॉम को बहुत प्यार करती है, इसलिए वो कभी भी उनके बारे में झूठ नहीं बोलेगी। फिर डॉन और गिल्दा सच्चाई जानकर थोड़ा सा इमोशनल तो होते हैं और फिर उन तीनों का साथ देने को राजी हो जाते हैं, लेकिन अभी तक ट्रेटर कौन है ये पता नहीं चला होता। तो रे नॉर्मन को कहता है कि हमने उन दोनों को आधा सच क्यों कहा, अगर वो दोनों ट्रेटर होंगे तो क्या होगा। और नॉर्मन कहता है कि मैंने एक जाल बिछाया है और कहता है कि मैंने डॉन को कहा है कि जिस रोप से हम दीवार पार करने वाले हैं वो मैंने मेरे बेड के नीचे रखा है। और गिल्दा को कहा है कि रोप मैंने 2nd फ्लोर के बाथरूम के सीलिंग पे रखा है। अब इन दोनों में से जो भी ट्रेटर होगा वो मॉम के बता देगा और मॉम उसे ले जाएंगी, मतलब रोप उन दोनों जगहों में से किसी एक में गायब हो जाएगा। अगर मेरे बेड के नीचे से गायब होगा तो डॉन ट्रेटर है और अगर सीलिंग से तो गिल्दा। तभी सीन शिफ्ट होता है इजाबेला के पास, जिसको किसी ने एक नोट में ये लिख के भेजा था कि रोप नॉर्मन के बेड के नीचे है। अगले दिन रात को नॉर्मन और रे सीलिंग पे चेक करते हैं जहाँ रोप था, दैट मीन्स गिल्दा इज इनोसेंट। फिर वो लोग नॉर्मन के बेड के नीचे देखते हैं और फिर वहाँ टेबल क्लॉथ नहीं होता और रे कहता है कि इसका मतलब डॉन ही ट्रेटर है। ये सुनकर नॉर्मन कहता है कि आखिरकार तुम ही ट्रेटर हो रे। और यहाँ पर एपिसोड 4 होता है खत्म। जब नॉर्मन यही कहता है कि आखिरकार तुम ही ट्रेटर हो रे, इससे रे शॉक्ड हो जाता है और नॉर्मन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि गिल्दा को पता है कि रोप्स बाथरूम के सीलिंग पर है और डॉन को पता है कि रोप मेरे बेड के नीचे है, बट असल में मैंने उन दोनों को अलग अलग जगह रोप रखने की बात कही थी। अब जब रे तुम पकड़े गए हो तो बेस्ट होगा तो तुम हमारे 3 शर्त मान लो। पहला, हमारे साथ रहो और हम सबकी सुरक्षा की गारंटी लो। दूसरा, सारी जानकारी हमें दो और तीसरा, हमारे साथ मिल जाओ। और रे आखिरकार थोड़ा मुस्कुराता है कि आखिरकार नॉर्मन ने उसे पकड़ ही लिया और कहता है कि हाँ, उसने मॉम के लिए जासूसी की थी और वही सबका दुश्मन है। तभी नॉर्मन कहता है कि नहीं, तुम हमारे दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस दिन रात को कोनी को बनी देने के लिए तुम मुझे और एमा को गेट के पास नहीं भेजते और ट्रैकिंग डिवाइस तोड़ने की बात भी तुमने ही पहले की थी, यानी ऐसा कुछ है, ये बात तुम्हें ही पता था। और आखिरकार रे कहता है कि हाँ,
वो 6 साल से मॉम के लिए जासूसी कर रहा है और उसका रीज़न यही है कि वो नॉर्मन और एमा को खोना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो तीनों यहाँ से कैसे निकले। वो उसी की ही प्लानिंग आज तक करता आया है और एक वफादार जासूस होने के लिए उसने मॉम से कुछ शर्त रखा है। पहला, मॉम रे को जल्दी नहीं भेजेंगी और वो बाहर से कुछ सामान देखना चाहता है कि बाहर की दुनिया की सामान कैसा है, और जब मम्मा उसे बाहर की सामान देगी तो वो उनसे ट्रैकिंग डिवाइस तोड़ने का डिवाइस बना लेगा जो कि उसने पहले डेमन से देखा था। अब मैं आप लोगों को रे के बारे में कुछ क्लियर कर देता हूँ। रे को डेमन्स और फार्म्स के बारे में पहले ही पता था। अब आप लोग फर्स्ट एपिसोड में याद करें तो देखेंगे कि जब नॉर्मन, एमा, रे बचपन में गेट के उधर जाने के बारे में बात कर रहे थे कि मम्मा ने उन्हें मना किया था कभी वो उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ डेंजर है, तभी रे कहता है कि नहीं, ये सब झूठ ही होगा। और फिर जब फेंस के पास कोनी के साथ सब बाहर क्या क्या करेंगे अपनी विशेष बता रहे थे, तब रे कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ। अब ये सब इसीलिए था क्योंकि उसे सब कुछ पहले ही पता था और यही वजह थी कि उसने जानबूझकर एमा और नॉर्मन को गेट के पास भेजा था ताकि वो लोग सब कुछ सच्चाई जान ले। अब रे को फार्म के बारे में कैसे पता चला ये तो हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। अब एपिसोड 5 को फिर से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे नॉर्मन की 3 शर्त को आखिरकार रे मान लेता है, पर उसकी भी कुछ शर्तें थी कि वो एमा को झूठ बोलेगा कि हम सब मिलकर यहाँ से एस्केप करेंगे, बट एक्चुअली प्लानिंग रे के हिसाब से यही था, यहाँ से एस्केप केवल वही 3 ही करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो डॉन और गिल्डा को उनके साथ ले सकते हैं। पर नॉर्मन ये सब नहीं चाहता था। वो एमा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो चाहता था कि उसका विश पूरा हो और वो सबके साथ जाए, पर उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने रे की शर्त मान लिया। फिर अगले दिन नॉर्मन और रे एमा तीनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वो लोग सब कुछ सच बता देते हैं एमा को कि रे ही असली जासूस था, बट रे ये सब जस्ट पर मोमा को ट्रिक करने के लिए यानी उन्हें फंसाने के लिए कर रहा है, यही बात बताते हैं। ये सुनकर एमा पहले शॉक्ड हो जाती है और फिर खुश भी होती है कि रे ये सब उन सब के जान बचाने के लिए कर रहा था। उन तीनों को इतने समय बात करते देख डॉन और गिल्डा को उन पर शक होने लगता है कि शायद जितना उन्हें बताया गया था उससे भी कुछ अलग और भयानक है। और फिर रात को फिर से वो पांचों के बीच बात चल रही होती है और एमा कहती है कि उसने कई दिनों से ये देखा है कि मॉम 8 बजे गायब हो जाती है और शायद मॉम के ऑफिस रूम में उनका कोई खुफिया कमरा है जहाँ से वो बाहर की दुनिया के साथ संपर्क करती है। रात को डॉन और गिल्डा मॉम से किसी तरह चाबी चुरा के किसी को कहे बिना मॉम के ऑफिस रूम की तलाशी लेते हैं। वहाँ उन्हें एक बेसमेंट पे सारे बच्चों के खिलौने मिलते हैं और एक खुफिया हेडक्वार्टर से संपर्क करने वाला डिवाइस मिलता है। इससे वो लोग श्योर हो जाते हैं कि नॉर्मन और एमा रे ने उन्हें बिल्कुल सच ही कहा था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह से सच नहीं बता रहे हैं वो लोग, कि बच्चे सिर्फ बुरे लोगों के हवाले किए जा रहे हैं। फिर रात को डॉन नॉर्मन और रे के साथ हाथापाई करता है और फिर सब सच बोलने के लिए कहता है और आखिरकार नॉर्मन, एमा और रे डॉन और गिल्डा को डेमन्स और फार्म्स के बारे में सारी सच्चाई खुल के बता देते हैं। ये बात सुनकर डॉन और गिल्डा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और टूट जाते हैं। इस बात को छुपाने के लिए डॉन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो गुस्से से नॉर्मन और रे को पंच करता है। कुछ समय बाद डॉन और गिल्डा एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फिर सब एक दूसरे को माफी मांगते हैं और आखिरकार एक साथ प्लानिंग करते हैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। इधर जब डॉन और गिल्डा मॉम के ऑफिस में छानबीन कर रहे थे तब एमा, नॉर्मन, रे को कुछ खास मिलता है, कुछ किताबें जो किसी विलियम मिनर्वा के द्वारा लिखा गया होता है। ऐसे बहुत सारी किताबें उसने लिख रखा था जिसमें मोर्स कोड से कुछ बाहर की दुनिया के बारे में मैसेज दिया गया था। इन शॉर्ट, मोर्स कोड इज ए डॉटेड एंड डैश्ड कोड लैंग्वेज जिससे आप अपनी मैसेज किसी और को भेज सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ए के लिए 1 डॉट एंड 1 डैश यूज किया जाता है और बी के लिए 1 डैश विथ 3 डॉट्स। अब मोर्स कोड को छोड़िए, अब विलियम मिनर्वा के इन मोर्स कोड को नॉर्मन एनकोड करता है जिनमें लिखा था, पहला रन, भाग जाओ, दूसरा डाउट, शक है, तीसरा डेंजर, बहुत खतरा है, 4 ट्रूथ, कुछ सच है, 5 हार्वेस्ट, फसल, 6 मॉन्स्टर, 7 फार्म। और इसके अलावा उसे 2 अलग किताबें मिलते हैं जिसमें पहले में कुछ मोर्स कोड नहीं होता और दूसरे में लिखा गया होता है द प्रॉमिस्ड। और उन्हें ये जानकर खुशी होती है कि बाहर कोई उनका साथी है, या इसका मतलब उन्हें जो डाउट था कि इसके बाहर केवल फार्म है,
ये नहीं है। इसका मतलब इसके बाहर कोई तो कोई इंसान है जो उन्हें मदद करना चाहता है, उनका साथी है। अब इतनी बड़ी जानकारी से वो लोग बहुत खुश होते हैं और फिर नेक्स्ट डे अकॉर्डिंग टू प्लानिंग रे मॉम को ट्रिक करने लगता है और गलत इन्फॉर्मेशन देने लगता है। वहीं रे और इजाबेला के बातों से ये भी पता चलता है कि नेक्स्ट मंथ किसी को भी भेजा नहीं जाएगा और डायरेक्ट रे को उसके जन्मदिन पर डेमंस के पास भेजा जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट में, जहां नॉर्मन, ईमा, डॉन और गिल्दा मिलकर बातें कर रहे होते हैं। नॉर्मन कहता है कि मॉम की चिंता तुम लोग मत करो, उन्हें रे निपट लेगा। तभी सिस्टर क्रोन उन लोगों के सामने आ जाती है और कहती है कि मैंने सुन लिया सारी बातें, कल रात को डाइनिंग हॉल में जो कुछ तुम लोगों ने बातें की, और हाँ, इस घर की सच्चाई तुम 5 लोग जानते हो, तो क्या तुम लोग मुझसे हाथ मिलाना चाहोगे? यहाँ पे एपिसोड 6 और आज का हमारा एक्सप्लेनेशन होता है खत्म। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।